नित लड़ो नित जीतो, साहस मात्र सहारा है। संघर्ष करके आगे बढ़ो, ये जीवन सिर्फ तुम्हारा है। नमस्कार बच्चा लोग, बिल्कुल मैं आप ही के जीवन की बात कर रहा हूं और अपने लक्ष्य, आपके लक्ष्यों की बात कर रहा हूं। आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहिए और उसी प्रयत्न में मेरा एक प्रयत्न यह है कि मैं लेकर आया हूं आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल पार्ट कंप्लीट कर लिया था, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया था। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह किसी पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में कैसे होते हैं, वो किस तरह से निकालते हैं वो भी मैंने सिखा दिया था। अब आपको करना क्या है कि उस लेक्चर की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। पीरियोडिक टेबल को जितना आप ज्यादा याद कर पाएंगे, अपने जो भी तरीके हों, ऐसा नहीं कि मैंने जो निमोनिक्स दिया आप उससे करो, आपको जैसे पता है, आपको जो अच्छे लगते हैं उस ट्रिक से आप याद करिए, लेकिन उस पर पकड़ बनाइए। जब तक कि वो पकड़ नहीं बनाओगे पीरियोडिक टेबल में, आगे आपको फील ही नहीं आएगी कि सर कैसे क्या चल रहा है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में सबसे मेन पॉइंट वही है जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि डेवलपमेंट वगैरह है तो वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। मैंने ये डिसाइड किया है कि जब पूरी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ लेंगे तो लास्ट लेक्चर में 15 से 20 मिनट्स का हम लोग एक सेशन रख लेंगे डेवलपमेंट वाला, वहां पर उसको हम फटाफट कवर कर लेंगे। घबराइए नहीं, वहां से सवाल नहीं आता। आप ऐसा मत सोचिए कि किसी चीज को डेवलपमेंट से स्टार्ट करना चाहिए था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट से स्टार्ट करना वगैरह ये सब हमको ऐसा थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी पूछी जाती है, पढ़ लेंगे। जिस तरह के सवाल उस पार्ट में से भी आ सकते हैं वो सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, लेकिन बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 2 पीरियोडिक टेबल। मेरा नाम अगेन बताता हूं, मेरा नाम मोहित दाधीच है और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं काफी सालों से और अब आपके सामने लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2। चलिए आज का गोल हमारा क्या होगा वो सुनिए, देखिए, सुनिए भी, देखिए भी। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होता क्या है। इस पर बेस्ड खूब सारी प्रॉपर्टीज चलेगी। ये आपको अलग से पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं दी हुई होगी, लेकिन इसका नाम जरूर लिखा हुआ है कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है। उन्होंने नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि नाम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो भी प्रॉपर्टीज आएगी, हालांकि आज तो हम सिर्फ साइज की ही बात कर पाएंगे, लेकिन साइज के अलावा और भी प्रॉपर्टीज आने वाली है आगे वाले लेक्चर्स में, तो वहां पर भी ये फैक्टर्स काम करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर हर जगह काम आएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है, मैं मानता हूं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आता, बट वो जो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है ना, मैं खुद नहीं करूंगा क्योंकि वो पार्ट आता नहीं है, तो कैलकुलेशन में स्लाइड बना के ही ले आया हूं। वो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि ऑर्डर क्या रहेगा। कैलकुलेशन से मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ऑर्डर क्या रहेगा इन प्रॉपर्टीज का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का और स्क्रीनिंग इफेक्ट का, ये होते क्या है। चलिए तो जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक और वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। उससे पहले ये आपको एक क्या बोलते हैं इसका बारे में बताता हूं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, खूब सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उन सारी प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब होता है बेटा कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में उनका क्या ऑर्डर चलेगा और ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम उनका क्या ऑर्डर चलेगा। ये सारी चीजें जो हैं उसको बोलते हैं, एक कॉमन टर्म दे दिया पीरियोडिक ट्रेंड्स। मतलब कि लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, घट रही है, टॉप टू बॉटम बढ़ रही है या घट रही है, तो इन वेरिएशंस को चेक करना कहलाता है पीरियोडिक ट्रेंड। और इसको जो प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, प्रॉपर्टीज का जो रिपीटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? पीरियोडिसिटी। देखिए पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं? एक वर्ड है तो उसकी डेफिनेशन है, लिखिए, द पीरियोडिकल रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि जब हमको पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, यानी कि इंक्रीजिंग मैनर में हमने एटॉमिक नंबर्स लिख लिए और पीरियोडिक टेबल बना ली। तो देखा कि पीरियोडिक एटॉमिक नंबर में एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है, ठीक है,
उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है। तो क्या होता है कि जैसे इतना ही काफी है, समझ लीजिए ये 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका कितना होता है 11 होता है, और इसका कितना होता है बेटा 19 होता है। अब आपको पता है कि 3 से जब आप 11 पर आए तो इधर कितने एलिमेंट्स लगे होंगे 8, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना हो गया 8, यानी कि 8 डिफरेंस, यानी ये जो इंटरवल है ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये रेगुलर इंटरवल है किसमें एटॉमिक नंबर्स में। तो जब आप लिथियम से सोडियम की तरफ आए, लिथियम से जब सोडियम एक ग्रुप में आओगे तो आप देखोगे कि इनकी खूब सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। वो प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों होती है, क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है आपस में रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज, और उसी को हमने बोल दिया है क्या पीरियोडिसिटी, उसी को बोला है, उसी वर्ड को। यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे मैं अगर बात करूं कि आउटर मोस्ट बात करूं तो 2s1 होता है, इसका 3s1 होता है, इसका 4s1 होता है। ठीक है, अब इसमें रीजन लिखा हुआ है पीरियोडिसिटी का कि सर ऐसा क्यों होता है कि एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर आना स्टार्ट क्यों होती है। जैसे लिथियम की खूब सारी प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच करेगी, पोटेशियम से मैच करेगी, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज एक साथ मैच करेगी। एग्जैक्ट सेम नहीं बोलूंगा, लेकिन खूब सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगी, सेम नहीं बोल रहा हूं सिमिलर होगी। उसका रीजन है बेटा सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस का मतलब होता है बेटा, इन जनरल बोल सकते हो आउटर मोस्ट। वैलेंस का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है। अब देखो आउटर मोस्ट में देखो आप S2S1 है, यहां 3S1 है, यहां 4S1 है। मतलब अगर एक बात कहें तो अपन ये लिख सकते हैं कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है, NS1 टाइप का है। किस टाइप का है, NS1 टाइप का है। तो सब में जब NS1 टाइप का होगा तो इसका मतलब है यही एक रीजन है जिसकी वजह से इनकी खूब सारी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती है, और यही रीजन मैंने यहां लिख दिया है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बेटा रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ठीक है, किसका, एटॉमिक नंबर्स के एक फिक्स्ड सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का सिमिलर होना कहलाता है क्या, पीरियोडिसिटी। उसके बाद पीरियोडिसिटी का कारण क्या है सर, रीजन क्या है, हमने सुना बहुत है लेकिन कहीं पे रीजन नहीं पढ़ा। मैंने आज आपको रीजन भी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप में सेम रहता है ना। एक ग्रुप में अगर आप बात करो तो इन जनरल अगर मैं बोलूं, कुछ एक आध ग्रुप छोड़ दो बेटा तो वो एक अलग बात है, बाकी एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहता है बेटा। ठीक है, चले, ये थोड़ी बेसिक सी बात थी, मैंने बता दी। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, और जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में तो आपने नाम सुने सुने लग रहे हैं, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं बेटा, कि मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस होगा, और उसकी इस तरह से शेल्स बनी हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। और यहां पर मान लिया अपन ने इसको सबसे आउटर मोस्ट शेल मान लिया, ये सबसे nth वाली शेल है, और यहां पे पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने मान लिया टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल दो या आउटर मोस्ट बोल दो, आउटर मोस्ट बोल दो या टेस्ट इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि इस पर आप चेक करना है आपको कि अट्रैक्शन कितना लग रहा है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आप चाहते हो, आपको सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन अट्रैक्ट कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है कौन, ये न्यूक्लियस। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस। इसी तरह से इनको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, इनको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो सबको ये अट्रैक्ट कर ही रहा है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा है। हमको ये पता लगाना है कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना लग रहा है। हमको ये पता लगाना है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना लग रहा है। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटॉन। और प्रोटॉन को हम किससे लिखते हैं बेटा, जेड से। किसको लिखते हैं, जेड से। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, एटॉमिक नंबर से। तो इसका मतलब है कि क्या इस जेड की पावर, या कहूं कि इन प्रोटॉन्स की पावर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पूरी लग रही है या कुछ कम हो जा रहा है, पूरी लग रही है या कुछ कम हो जा रहा है। बस अगर ये बात मेरी समझ में आ गई कि कम कहां हो रहा है, तो ये दोनों टर्म्स आपको अभी के अभी समझ आ जाने वाली है। 1 मिनट के अंदर आपको चीज समझ आएगी। बताओ कैसे, कि यहां पर आपने एक चीज नोट करी बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स तो आपने देख लिए,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? माइनस चार्ज होते हैं, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस ये तो अट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन क्या एटम में सिर्फ अट्रैक्शन होता है? क्या एटम में कोई रिपल्शन फोर्स नहीं होता? नहीं सर, होता तो होगा। कैसे? क्योंकि सर देखो, आपने कह रहे हो कि अगर प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस रिपेल भी तो कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बोला बेटा कि माइनस माइनस रिपल्शन भी कर रहे होंगे। तो रिपल्शन जो है, ये रिपल्शन किसके किसके बीच में हो रहा होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन, मैं एक में समझा देता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अगर आप इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसको ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर की तरफ पुल कर रहे होंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? बाहर की तरफ धक्का दे रहे होंगे। उस धक्का देने को, या उस कहें कि बाहर की तरफ पुल करके रखने को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इनडायरेक्टली मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका नाम है? अट्रैक्शन का या रिपल्शन का? तो आपके सामने एक चीज निकल के आई कि ये जो पहला वर्ड लिखा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होता है रिपल्शन। क्या होता है बेटा? ये रिपल्शन। तो ये कौन लगाता है? तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सारे लगाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दो के लिए बनाया है तो सिर्फ दो ही लगाएंगे, नहीं, दो के ये भी लगाएंगे और अंदर वाले भी लगाएंगे। मतलब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ये आपके सबसे बाहर, या जो भी आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस पर ये रिपल्शन लगा के रखते हैं। ये इसको हमेशा न्यूक्लियस से दूर बना के रखते हैं। अब इसका नाम है स्क्रीनिंग, और इसका एक और नाम होता है बेटा, एक और नाम होता है, वो लिख देता हूं, और शील्डिंग इफेक्ट। एक और नाम क्या होता है इसका? और शील्डिंग इफेक्ट। ये नाम का मतलब समझो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच की कहानी चल रही है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच की कहानी चल रही है। इन दोनों के बीच में ये बाकी के इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन बना रहे हैं, एक स्क्रीन बना रहे हैं, या यूं कहें एक शील्डिंग बना रहे हैं, एक शील्ड बना रहे हैं। शील्ड बनाना, स्क्रीन बनाना, कवर करना, है ना। इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकता हूं, कवर करना। तो मतलब कहीं न कहीं ये न्यूक्लियस जितना अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर लगाना चाह रहा था उतना लगा नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको कवर कर रहे हैं, बीच में आ गए हैं, इन दोनों के बीच में आ गए हैं दीवार बनकर। और वो कर क्या रहे हैं? वो रिपेल कर रहे हैं। अगर बेटा वो रिपल्शन कर रहे हैं बाहर वाले को, तो बताओ इसका नेट अट्रैक्शन तो घटेगा, क्योंकि अगर आप टोटल अट्रैक्शन तब सोचते जब यहां बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो डेफिनेटली ये जितना जेड होता, या यूं कहूं जितना इस न्यूक्लियस की पावर होती, उतनी पावर से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहां ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए शील्डिंग जो है वो जीरो होता है। आगे लिखा हुआ भी आएगा, मैं बता दूंगा क्यों। क्योंकि जो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी उसमें फिर वही आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूक्लियस का कंप्लीटली उस पर फोर्स लग रहा होगा, बीच में ये डिस्टर्ब करने वाले नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। तो उसमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिपेल करके रखते हैं, और उस रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या अब आप स्क्रीनिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। क्या लिखोगे? सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, रिपल्शन फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर मोस्ट, या फिर इसको मैं टेस्ट लिख देता हूं, क्योंकि टेस्ट में ऐसा है ना कि आप आउटर मोस्ट ये ना लेके कोई दूसरा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ये भी आप मान सकते हो आउटर मोस्ट। तो अगर आप इसको टेस्ट ले लोगे तो ये आपका आउटर मोस्ट हो जाएगा, तो बाकी वाले फिर इसको रिपेल बाकी बाहर वाले जो हैं वो रिपल्शन में काम नहीं आएंगे। तो जो भी आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की ही बात होगी। जब भी बात होगी रिपल्शन की, अंदर वाले ही बाहर की तरफ धक्का देंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर आप इसको टेस्ट मान लो तो इसका भी रिपल्शन दिखा दो, नहीं, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोल रहे हैं, रिपल्शन फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, इससे सिंपल लैंग्वेज में कहीं पे भी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? जो मैं लिख देता हूं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं इसको? सिग्मा से। ठीक है।
अब स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या होता है वो भी लिख दीजिए। तो स्क्रीनिंग का ऑर्डर आप देख क्या रहे हो, इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख रहे हो आप, इनर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, शेल्स में होंगे। शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, सब शेल्स में होंगे। शेल्स की भी कहां में होंगे बेटा, सब शेल्स में होंगे। तो अगर बात कहें स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या होता है अभी बता दूंगा। स्क्रीनिंग ऑर्डर होता है बेटा एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। देखिए जितना न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा रिपेल करेगा। क्योंकि न्यूक्लियस के पास बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई और उसकी जगह ले ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो कौन प्यारा है, प्लस है। प्लस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास वाला एरिया इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यारा है। हर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं सबसे नजदीक रहूं, ज्यादा अट्रैक्शन फील करूं, खुश रहूं। लेकिन अब इसी को समझते हुए देख लीजिए कि एस जो है वो स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर तरीके से एस सब शेल में होते हैं, तो वो अच्छे से स्क्रीन कर पाते हैं। लेकिन आप पी में आओगे तो पी जो है वो इस तरह का डंबल शेप होता है। डंबल शेप का मतलब है कि इसमें एक ऐसी जगह भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। समझ रहे हो ना बेटा। तो इसका मतलब है यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है अगर कहीं पी में इलेक्ट्रॉन हुए तो बेटा वो तो यहां साइडों में इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। मतलब ये एरिया ऐसा होगा जो प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तभी तो आप रिपल्शन कर पाओगे। तो यहां पर तो एक ऐसी जगह आ गई जहां पर रिपल्शन है। डी में जाओगे आप डी में जाओगे बेटा, तो डी में तो ये डबल डंबल होता है, ये इस तरह से होता है। तो यहां पर तो दो नोडल प्लेन आ गए। तो जैसे जैसे नोडल प्लेन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती जा रही है, डेंसिटी जो है वो घटती जा रही है, तो इसका मतलब है कि फिर स्क्रीनिंग भी घटती जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, आप तो एक बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो, है ना। आप इसको इलेक्ट्रॉन वगैरह मत सोचो, बहुत आसान से तरीके से बताता हूं। इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, ध्यान से सुनना। इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस को देखना है, या यूं कहूं यहां कोई एक इंसान है जो इस इंसान को देखना चाहता है, सबसे बाहर वाले को। कब ज्यादा अच्छे से देख पाएगा, जब बीच में भीड़ कम होगी। और भीड़ कब कम होगी, जब जगह ज्यादा होगी। जगह ज्यादा होगी, डिफ्यूज्ड शेप वाले ऑर्बिटल होंगे, खुले खुले ऑर्बिटल होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन, बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये डेंसिटी कम होगी। और अगर डेंसिटी कम होगी तो ये इसको आसानी से देख पाएगा, यानी कि ये इस पर अच्छे से अट्रैक्शन लगा पाएगा। मतलब अच्छे से अट्रैक्शन कब लगेगा, जब ये खुले खुले होंगे। और जब ये खुले खुले होंगे बेटा, तो इनका रिपल्शन कम होगा। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि जो स्क्रीनिंग है वो बेसिकली रिपल्शन है। स्क्रीनिंग क्या है, रिपल्शन है। स्क्रीनिंग है क्या, एक तरह से आप ये समझ लो ना कि रिपल्शन है। रिपल्शन सबसे ज्यादा कौन लगाएगा, एस लगाएगा, क्योंकि एस स्पेरिकल होता है, इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। तो अगर आप इसके आर पार देखना चाहोगे तो इस वाले एरिया में से किसी से भी आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। पी में देखना चाहोगे तो एटलीस्ट पी में आपको बीच में एक जगह खाली मिलेगी जहां से आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। डी में और तो यहां पर बोला जाता है कि इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। इनके लिए क्या बोला जाता है, पुअर शील्डिंग। ठीक है, इनके लिए बोला जाता है पुअर शील्डिंग। हालांकि मैंने ऑर्डर लिख दिया है, अब आपसे कोई पूछे सबसे पुअर कौन है तो फिर एफ है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस डायग्राम्स को समझने के बाद हम चलते हैं आगे। अब तक आपने क्या सीखा वो सुनो। आपने सीखा कि ये जितना अट्रैक्शन लगाना चाह रहा था आउटर मोस्ट पे सर, उतना लगा नहीं पाया, तो कुछ कम हो गया। जो कम हुआ उसको हमने बोल दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो कम हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं अगर टोटल में से जितना कम हुआ वो माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ अट्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आपने वो वैल्यू निकाल ली, आपने वो वैल्यू निकाल ली जो कमी है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि आपको पता था कि टोटल ये x लगना चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन आपको पता है कि ये x नहीं लग रहा है, ये x नहीं लग रहा है, ये उससे कम लग रहा है, तो उतना x में से घटा दो तो बचा हुआ आ जाएगा। तो सेम आगे वाला क्या हुआ, देखो आप आगे वाला देखो, यहां क्या लिख दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अगर आप न्यूक्लियर चार्ज की बात करोगे तो वो तो Z है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, Z है, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके न्यूक्लियर चार्ज है।
ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दिया, किसी वर्ड के आगे इफेक्टिव लग गया, इसका मतलब है कि कुछ कमी हुई होगी, या कुछ बढ़ गया होगा, या कुछ कम होगा। किसी भी वर्ड के आगे इफेक्टिव तब लगता है जब वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं देता। सिमिलरली आप कभी जाते हो बाइक खरीदने या स्कूटी खरीदने, है ना, तो आप क्या बोलते हो कि ये कितना एवरेज दे देगी, तो वो बोलता है कि कंपनी क्लेम करती है 55 का, बट ये आपको 45 तक दे देगी। तो ये जो 10 वाला है, ये 10 का गैप कहां गया, तो ये 10 का गैप जो है वो बिल्कुल उस स्क्रीनिंग की तरह है जो माइनस हो गया। तो आपका इफेक्टिव माइलेज कितना आया बेटा, 45 आया, लेकिन कंपनी क्लेम कितना कर रही थी, 55 कर रही थी। तो सेम चीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में भी यही डिफरेंस है। ये तो वो है न्यूक्लियर चार्ज जो कंपनी क्लेम करती है, और ये वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो है जो आपको मिलता है। तो बाकी का 10 का एवरेज कहां गया, तो आप वो बोलेगा कि सड़क पे भैंस भी बैठी होगी, सड़क पे गाय भी आएगी, कोई आगे इंसान भी आ जाएगा, ब्रेक भी आएगा, ब्रेकर भी आएगा, गड्ढा भी आएगा, आप सब जगह ब्रेक लगाओगे। हमने कंपनी जो है वो एक बिल्कुल आदर्श कंडीशन में आपको एवरेज नाप के देती है 55, लेकिन सर वो तो कंडीशन इंडिया में है नहीं सड़कों पे चलने की, तो सड़क पे चलोगे तो अलग से चलेगा, इसलिए सर आपका ये सब घट जाएगा और 45 तक आ जाएगा। तो ये जितना भी आपके क्या बोलते हैं रिपल्शन है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। जरा देखना इसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिख लोगे, मुझे पता है मैं वैसे लिख दूंगा, पर आप देखना मैं इसका फॉर्मूला लिखने वाला हूं कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। देखो बेटा, जेड इफेक्टिव तो यही रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नेट अट्रैक्शन फोर्स, देखते जाना, नेट अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका टोटल अट्रैक्शन फोर्स, माइनस टोटल रिपल्शन, अब देखो, अब आपके समझ आ जाएगा कि सर जितना अट्रैक्शन टोटल लगना चाहिए था उतना नहीं लग रहा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें रिपल्शन हो गया, तो हमने वो रिपल्शन माइनस कर दिया, जिसको हमने सिग्मा बोला था, यहां पे पीछे ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, जेड इफेक्टिव निकलने वाला है बेटा, जेड इफेक्टिव आपका निकलेगा किससे, जेड इफेक्टिव निकलेगा इस वाले फॉर्मूला से, जेड इफेक्टिव। अब आप खुद सोचते जाओ, अगर आपके बात समझ आ गई हो तो इतनी सी मैथ्स तो सभी जानते हैं बेटा, इतनी सी मैथ्स तो सभी जानते हैं कि जब जब भी ये वैल्यू कम होगी, इतनी सी गणित सबको आती है कि सिग्मा जितना कम करोगे जेड इफेक्टिव उतना बढ़ेगा। अब सिग्मा क्या है बेटा, रिपल्शन है, रिपल्शन जितना घटाओगे अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा, नेट अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। भाई जेड में से आपको सिग्मा माइनस करना है, कोई भी वैल्यू, मैथ्स की कोई भी वैल्यू सोच लो, अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ 3 की जगह 2 ही रह जाए तो 2 आएगा, या 2 की जगह 1 ही रह जाए तो वहां पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है जब जब भी आप सिग्मा कम करोगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जब जब भी सिग्मा कम होगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है। तो अब आपके सामने जो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो अब आप लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है। क्या लिखोगे कि इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिपल्शन, मतलब रिपल्शन के बाद जो भी इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स आपका बच रहा है किस पर, आपके टेस्ट इलेक्ट्रॉन पर, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसको ही हमने क्या बोल दिया, जेड इफेक्टिव बोल दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दिया। या यूं लिख सकते हो नेट अट्रैक्शन फोर्स आफ्टर रिपल्शन। ठीक है, नेट अट्रैक्शन फोर्स आफ्टर रिपल्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, चाहे तो लिख दो आप नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिपल्शन। या यूं लिख दीजिए, नेट की जगह रिमेनिंग लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिमेनिंग अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर रिपल्शन।
और रिपल्शन क्या है आपका, सिग्मा है, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने उसके अकॉर्डिंग पहले ही लिख दिया, फॉर्मूला को देख के इनफैक्ट मैंने डेफिनेशन लिखी है, बाकी आप समझ तो गए ही हैं। अगर फेल आ गई है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, क्या सिंपल सा है, दो तीन चीजें हमने यहाँ पे सीख ली, हमने सिग्मा सीख लिया, रिपल्शन सीख लिया हमने, और जेड इफेक्टिव जो है क्या होता है सीख लिया। अब जरा इस फॉर्मूला को देखो बेटा, इस फॉर्मूला में हमको ये तो पता होता है, ये पता होता है, ये हम निकाल लेंगे, तो बचा क्या, सिग्मा। अगर मुझे सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है, सिग्मा की वैल्यू पता लग जाए, तो बेटा जेड तो मेरे पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है ना, जेड तो क्या होता है, जेड तो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर तो आपको गिवन होता ही है, आपको पता ही होता है किसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो जेड की वैल्यू पता है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू नहीं पता। तो सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए स्लेटर। कौन से साइंटिस्ट हुए, स्लेटर। स्लेटर ने ये बोला कि मैंने एक सपना देखा है, क्योंकि हाइपोथेटिकल था बेटा, है ना, आप बोलोगे कि ये वैल्यूज कहां से आई, तो मैं क्या, स्लेटर भी इसका जवाब नहीं देगा, स्लेटर खुद इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि ये वैल्यू कहां से आई। हाइपोथेटिकल थियरी थी, उसने कहा कि ये वैल्यूज होगी, एस का इलेक्ट्रॉन इतना लगाएगा, उससे कम वाले इतना रिपल्शन करेंगे, उसने हर एक इलेक्ट्रॉन की पर इलेक्ट्रॉन उसने वैल्यूज डिसाइड कर ली, है ना, पर इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, वैल्यूज डिसाइड कर ली। लोगों ने उससे पूछा कि इस लेटर साहब आप कहां से लाए हो ये सब, तो बोले कि मैंने सपना देखा। तो लोग बोलते हैं कि लगता ताना मार रहा है, लेकिन उसने कहा अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने सच में सपना देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये इतना लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाला उससे भी ज्यादा लगाएगा, और अंदर वाला उससे ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, तो ये मेरी अपने दिमाग की उपज है। तो बाकियों ने बोला कि सर ऐसे कैसे मान लें, कुछ कुछ प्रूफ तो लेके आओ, आपने ये वैल्यू कैसे निकाल ली, हम नहीं मानेंगे। तो उसने कहा कि आपके पास प्रूफ है, ठीक है, उसने क्या बोला, आपके पास प्रूफ है। तो बाकी सब मुंह देखने लगे, बोले नहीं है जी। तो बोले कि फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर यही चलेगा, ठीक है, जो मैंने कह दिया वही फाइनल है। तो भैया स्लेटर साहब ने जो कह दिया वही फाइनल है। तो इसीलिए हमको कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि स्लेटर साहब ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खाली सपना ही देखा था। तो बस एक बार खाली हमको मोटा मोटा तौर से समझना है कैलकुलेशन में। तो उन्होंने कुछ एक रूल्स बनाए, और वो रूल क्या थे वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एस या फिर पी में है ना, ये मैं बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन एस में है, सब शेल लिख दो इसको, अगर इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे कलर से लिखने तो दिखेगा नहीं, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कौन सा इलेक्ट्रॉन वो भी लिख दो, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NS या फिर NP सब शेल। अगर ये वाला किसके लिए यूज करना है आपको, ये इसके लिए यूज करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन NP और NS सब शेल में दिख रहा है आपको कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर जो nth शेल होगी उसका एक इलेक्ट्रॉन 0.35 से सिग्मा लगाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, सिग्मा 4, सिग्मा की वैल्यू है ये सिग्मा, ठीक है। उसके बाद n-1 वाला कौन लगाएगा, तो जीरो, कितना लगाएगा, तो 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और n-2 एंड रेस्ट ऑल कितना लगाएंगे, 1.00 पर इलेक्ट्रॉन। यानी आप एक चीज नोट करो कि जो सबसे बाहर वाला है वो सबसे कम सिग्मा लगा रहा है, न्यूक्लियस के n-1 है, मतलब एक अंदर शेल हो गई, न्यूक्लियस के पास हो गए तो थोड़ा सा सिग्मा और बढ़ गया, और न्यूक्लियस के पास चले गए तो सिग्मा थोड़ा सा और बढ़ गया। और वैसे भी मैंने तो आपको बता रखा है, एस का सिग्मा सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का और कम, एफ का और कम, क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे पास, पी उससे दूर, डी और दूर, और एफ और दूर। अगर ये बात समझ आ गई हो तो अच्छा, एक बात मैंने आपको बताया था, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिग्मा इज 0, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वही तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। अब उसके ऊपर आप अट्रैक्शन देख रहे हो तो बाकी कोई धक्का देने वाला है ही नहीं, रिपल्शन करने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होता है ये, ठीक है भाई। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, आगे देखिए, शायद कैलकुलेशन मैंने करवा रखी होगी, नहीं करवा रखी तो कर देते हैं, चले अभी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता देता हूं आपको, सबसे पहले अपन लेते हैं लिथियम, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s1, इसका Z कितना होता है बेटा, Z होता है 3,
Z कितना होता है 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया मैंने 1s2 2s1। अब जरा देखो 1 और 2 में n किसको मानेंगे, तो सबसे बाहर वाला है ये बेटा, तो n यही होगा। और एक को क्या बोल देंगे, तो n-1 बोल देंगे। अब जरा अगर हम फॉर्मूला देखें, मतलब यो वैल्यूज देखें, तो स्लेटर साहब ने कहा कि जो भी nth शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपल्शन करेगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। लेकिन बेटा nth में तो हमारा ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब इस n में कोई और इलेक्ट्रॉन बचा क्या, क्योंकि ये तो आपका क्या हो गया, ये तो बेटा आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया था, ये क्या हो गया आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पर तो आप चेक कर रहे हो, तो बताओ फिर nth में कोई बचा क्या, तो नहीं बचा। तो सर कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसा करो, पहले n-1 वाला लिख दो। n-1 वाले में कौन सा हो गया 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 हैं, तो यहां लिख दोगे 0.85 2 इंटू 0.85 प्लस, क्योंकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं 0 इंटू 0.35। हालांकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मुझे पता है 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ पाओ कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको यहां पर एक क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको रिपेल करने वाले है ही नहीं। ठीक है, इस सेल में कोई नहीं बचा, तो ये वैल्यूज हमारे लिए 0 हो गई। अब जरा बताओ अगर ये वैल्यूज 0 हो गई तो ओवरऑल कितना आएगा, ये आ गया आपका 1.70। ये क्या आया, ये सिग्मा आया बेटा, क्या आया, ये सिग्मा आया। हमने सिग्मा की कैलकुलेशन करी, स्लेटर ने सिग्मा की कैलकुलेशन करी हुई है, ये कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, स्लेटर रूल्स टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा पढ़ रहे हैं हम, तो हमने ये सिग्मा निकाल दिया। तो अगर हमको पता है क्या जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, जेड कितना है 3 है और ये 1.70 है, तो क्या लिख दूं, ये 1.30। तो जेड इफेक्टिव आ गया इसका 1.30। आप खुद सोचो, इसका न्यूक्लियर चार्ज तो 3 था, इसका न्यूक्लियर चार्ज तो 3 था, लेकिन फिर भी इसका अट्रैक्शन जो है वो 3 से घट के मात्र 1.30 ही रह गया, बिकॉज बीच में रिपल्शन आ गया। कितना रिपल्शन आ गया, 1.70 का रिपल्शन आ गया। अगेन हम चलो देख लेते हैं, बेरिलियम का देख लेते हैं। अब आप देखोगे बेरिलियम में फर्क क्या है, तो बस 1s2 और 2s2। क्या फर्क आया बेटा, कि इस 2s में 1 जहां था अब 2s में 2 हो गया। तो मुझे जरा सोच के बताओ कि क्या वैल्यू ऐसी हो जाएगी क्या, कि 0.85 इंटू 2 प्लस, ठीक है, इंटू 2 प्लस 0.35 इंटू 1 किया। 1 क्यों किया, क्योंकि एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है और एक बचा हुआ है जो रिपेल कर रहा है। तो असल में हुआ क्या है कि ये जो वैल्यूज आई थी हमारी 1.70, उसमें खाली 0.35 ही तो ऐड हुआ है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा, इसमें आप 0.35 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2.05, इतना ही हो जाएगा भाई, 2.05। अगर इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो वो भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2.05, क्योंकि इसका जेड क्या है 4 है, 4 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 2.05 कितना हो जाएगा 1.95, ठीक है 1.95। उसके बाद अगर आप आओगे बोरोन पे, चलो बोरोन वाला भी कर लेते हैं भैया। बोरोन क्या होगा, जेड हो गया इसका 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। देखो n ये पूरा कहलाता है बेटा, 2 2 दिख रहा था तो ये n पूरा है और ये n-1 है। अब देखो अगर इसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लोगे तो फिर इसकी वैल्यू आएगी 0.35 इंटू 2, क्योंकि ये बचे हुए 2 रिपेल करेंगे, और अंदर वाला तो वही सेम है 0.85 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो वाकई में अगर आप फिर आप सोचोगे तो यहाँ पे 0.35 एक बार था और यहाँ पे 0.35 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर आपको कोई कैलकुलेशन देखो, आप समझो बात को कि 2.05 में मैं वापस 0.35 भी तो जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा बड़ा 2.40, यही हो जाएगा क्या 2.40। अब इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा इसका कितना 5 माइनस 2.40, कितना हो जाएगा भाई 5 माइनस 2.40 कितना हो जाएगा 2.60, यही आएगा 5 माइनस 2 ये 2.60 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब देखते हैं कि
वैल्यूज जो हैं वो और देखते हैं। और कैसे देखेंगे? तो और देखने का सबसे बढ़िया तरीका है बेटा कि आप आगे अब इसको ऐसे समझ लो, ऐसा नहीं कि हर एक के लिए कैलकुलेशन करते जा रहे हो। आप ये चीज समझो, आपने एक चीज नोट करी, क्या हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पीरियड में एन की वैल्यू नहीं बदलती। मतलब अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो सारे सेकंड पीरियड में ही चलेंगे। देखो आप खुद सोचो, अगर ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये भी सेकंड का है, ये भी सेकंड का है, तो असल में एक nth में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप बात करोगे तो यहां पर n में ही दो एक और बढ़ गया, फिर यहाँ n में ही तीसरा बढ़ गया, चौथा बढ़ेगा, पांचवा बढ़ेगा, छठवां बढ़ेगा, इस तरह से जो nth शेल में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर nth शेल में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है बेटा। कितना बढ़ रहा है? एक। तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा की वैल्यू 0.35 ऐड करते जाओ। लेफ्ट में जाने पर सिग्मा की वैल्यू में 0.35 ऐड करते जाओ, क्योंकि वो n-1 में नहीं बढ़ रहा, n-2 में नहीं बढ़ रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहा है? nth में बढ़ रहा है। nth में 2s1 था, 2s2 हो गया, 2p1 हो गया है, तो n थी बेटा, 2s और 2p मिलके n ही कहलाएंगे। तो यहां पर nth में बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोचो, 1.70 में 0.35 जोड़ दूं 2.05 आएगा, 2.05 में 0.35 जोड़ दूं 2.40 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब सिग्मा तो बढ़ रहा है 0.35 से, सिग्मा तो बढ़ रहा है 0.35 से, और जेड इफेक्टिव कितना बढ़ रहा है? तो सर हम एक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जेड कितना बढ़ रहा है? तो एक बढ़ रहा है। जेड कितना है? 3। जेड कितना है? 4। जेड कितना है? 5। जेड कितना बढ़ रहा है? 1। जेड कितना बढ़ रहा है बेटा? 1। देखो 3 में से माइनस किया, यहां पे 4 में से माइनस किया, यहां 5 में से माइनस किया, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड बढ़ रहा है 1 से, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है 1 से, लेकिन इलेक्ट्रॉन के 1 बढ़ने से वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 0.35 से। मतलब अगर मैं ये कहूं कि टोटल अट्रैक्शन जो है वो 1 से बढ़ रहा है और टोटल रिपल्शन जो है वो 0.35 से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन कितना बढ़ जाएगा? 0.65 बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ओवरऑल अट्रैक्शन तब भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो घटेगी। आगे मैं बताने वाला हूं, साइज में ये चीजें समझाने वाला हूं। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्यों घटती है अभी बताता हूं। देखो आगे चलते हैं, यहां कुछ वैल्यूज लिख दी, ठीक है। ये देखो बेरिलियम लिखा है, बोरोन लिखा है, कार्बन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ पे लिथियम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। लिथियम होता है बेटा आपका कितना? ये जेड इफेक्टिव है ना, तो जेड इफेक्टिव लिथियम का कितना आया था? देखो जरा इसमें, ये आया था, जेड इफेक्टिव की वैल्यू लिखे हैं तो जेड इफेक्टिव आया था 1.30, तो यहाँ पे लिख दो 1.30। अब आप देखते जाओ कि इधर से इधर जा रहे हो तो कितना हुआ? प्लस 0.65 हुआ, फिर यहां से वापस यहां आ रहे हो तो प्लस 0.65 हुआ, फिर यहां से वापस यहां आ रहे हो तो प्लस 0.65 हुआ, फिर यहां से वापस यहां आ रहे हो तो प्लस 0.65 हुआ। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव। अच्छा अभी एक बात बताओ, सिग्मा कितना बढ़ रहा था? सिग्मा इसका कितना होगा बेटा? 1.70 था। इसका कितना आया था? इसका आया था 0.35 ऐड कर लो इसमें, ये वाला, ये देखो, ये रहा, कितना आया था? 1.70, 2.05, 2.40, इस तरह से चलेगा, है ना। तो इसमें अगर आप 0.35 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2.05 हो जाएगा, फिर 2.40 हो जाएगा, फिर इसमें 0.35 और ऐड करोगे तो 0.7 से ये हो जाएगा इतना। ठीक है, इस तरह से। तो असल में यहां पे वैल्यूज कितनी बढ़ रही है? तो प्लस 0.35, और यहां पर भी वैल्यूज कितनी बढ़ रही है? प्लस 0.35, और यहां पर भी वैल्यूज कितनी बढ़ रही है? तो प्लस 0.35। मतलब अगर मैं आपके बात समझ आ गई तो मैं यहां लिख सकता हूं, इन अ पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जेड इंक्रीज बाय 1। भाई जेड तो 1 से ही बढ़ेगा, ठीक है। सिग्मा इंक्रीज बाय 0.35, देन जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज बाय जेड माइनस सिग्मा, और जेड कितना है? 1, और सिग्मा कितना है? 0.35, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0.65। यही मैंने लिखा है, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ रहा है। अब आपको भी पता है ये क्या है? रिपल्शन है,
ये क्या है, रिपल्शन है, ये क्या है, अट्रैक्शन है। और चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से, जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा है सिग्मा से। कितना है, 0.65 बढ़ रहा है, जबकि ये तो 0.35 ही बढ़ रहा है ना। तो साइज जो है वो साइज डिक्रीज होगी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां साइज पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं कि जेड इफेक्टिव का मतलब सिंपल सिंपल सी बात क्या है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे जितना बढ़ेगा वो उतना ही नजदीक आएगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक आएगा एटम की साइज जो है वो घटती जाएगी। इसलिए कहते हैं लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए साइज घटती है। जेड इफेक्टिव का मतलब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा ये उतना नजदीक आएगा, साइज उतनी ही कम होती जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज घटेगी। यहां तक क्लियर है? सर ग्रुप में क्या कहानी होती है, पीरियड में तो आपने बता दी, ग्रुप में क्या कहानी होती है तो ग्रुप में देख लेते हैं। मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इतना टाइम खराब अब नहीं कर रहा। ग्रुप के अंदर एक बार बढ़ता है, बाकी कांस्टेंट हो जाता है। ग्रुप में कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको 100 बातों की एक बात याद रखनी हो तो ग्रुप के अंदर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे बदल लीजिए, ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है तो आप ऐसे बोल के कि एक बार के लिए बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, ये मोर अप्रोप्रिएट है। लेकिन इन जनरल आपको क्या बोल देना है कि ग्रुप में तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम के लिए लिख देता हूं, वैल्यूज आपको निकालनी है। पोटेशियम के लिए मैं लिख देता हूं, ये मैं लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 हो जाएगा। इसके लिए लिख देता हूं मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 हो जाएगा। मैं वैल्यूज लिख देता हूं क्योंकि ये है आपका nth वाला और ये है आपका n-1, ये बाकी सब जितने भी है n-2 एंड रेस्ट हैं, तो ये सब में क्या आ जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 और ये कितने हैं 6, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा 1.00 प्लस ये कितना है 8 है, तो ये 8 इंटू 0.85 हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि एक है वो तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो 0.35 इंटू 0 हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। वैल्यू निकाल के जो भी सिग्मा आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, सिग्मा की आ रही है। अगेन इसमें भी देख लीजिए, ये आपका nth शेल है, ये आपका n-1 है और ये अंदर वाला है। अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने भी होंगे इनको 1.0 से कर लेंगे इंटू 2, प्लस ये कितने हैं 8 इंटू 0.85 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये वही फिर से टेस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है बेटा इसमें, तो 0.35 इंटू 0 कर दो। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो भी सिग्मा आएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा कितना, ये आएगा आपका करीब 8.80 मेरे ख्याल से, है ना। देख लेना, ये सिग्मा करीब 8.80 आना चाहिए, 8.80 आएगा, ठीक है। और 8.80 आएगा तो उस हिसाब से जेड इफेक्टिव कितना निकलेगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपका करीब करीब इसका हो जाएगा 6.80 और 10 हो जाएगा, ये 16.80 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये 16.80 हो जाएगा। करके देख लेना, है ना, हो सकता हो कोई मिस्टेक हो, वैसे नहीं है, आई थिंक सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका। अब आप इसमें से अगर आप 11 माइनस 8.80 करोगे तो आपका जेड इफेक्टिव आ जाएगा, और वो कितना आएगा, करीब आपका कितना आ जाएगा 2.20, ये आएगा ना 2.20, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका इसका जेड कितना होता है, जेड माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा 19 माइनस 16.80, तो ये भी मेरे ख्याल से 2.20 आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आएगा ना भाई, जोड़ के देख लेने दो भाई, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू, सोडियम की इतनी है और ये भी इतनी है, मैंने वैल्यू निकाल भी दी है, ठीक है। कैलकुलेशन पूरी कर ली आपके लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लो कांस्टेंट रहता है। चलो, तो आपने दो चीजें सीखी, ग्रुप में पीरियड में बढ़ता है लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है।
ये एक अलग सा पॉइंट है, हमारे ज्यादा काम का नहीं है, बट मैंने लिख दिया है, ठीक है। ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है बेटा कि ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जाता है, जैसे 3d1 है उसके बाद 3d2 है। तो स्लेटर ने ये एक अलग कहानी बताई, क्योंकि स्लेटर ने जो पहला रूल बताया वो तो ये था, उसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ns और np में सबशेल में प्रेजेंट हो तो फिर ये वैल्यूज चलेगी जो ऊपर लिखी हुई है आपके सामने बॉक्स में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो फिर दिक्कत है। डी में जा रहा है तो इसने लिखा है इन अ ट्रांजिशन सीरीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल सो सिग्मा इंक्रीजेस बाय 0.85। ठीक है, एक कम में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। आप ये देखिए, ये n है बेटा, ये क्या है nth है, और ये क्या है n-1 है। तो असल में इलेक्ट्रॉन किस में गया, n-1 में गया, n में गया ही नहीं। n में गया ही नहीं तो n वाली वैल्यूज हटा दो, n में गया नहीं तो n वाली वैल्यूज जो है वो हटा दो। n वाली वैल्यूज हटाने का मतलब है आप ये वाला हटा दो, क्योंकि n वाली वैल्यूज कितनी थी, 0.35 थी। n वाली वैल्यूज कितनी थी, 0.35 थी, तो आप वो हटा दो। तो अब कितने से सिग्मा बढ़ेगा, तो अंदर वाले से, और अंदर वाले की वैल्यू कितनी होती थी, अंदर वाले की वैल्यू होती थी 0.85। जब हम एक कम में इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ देख रहे थे तो पर इलेक्ट्रॉन 0.85 बढ़ता था, तो यहां पर 0.85 हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज बाय 0.15। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो nth में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है, n-1 में हो रहा है, और n-1 की वैल्यू जो है वो 0.85 है। तो यहां पर जो है इस केस में जेड इफेक्टिव कितना निकलेगा, इस केस में जेड इफेक्टिव निकलेगा इस तरह से, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। जेड तो आपका उतना ही बढ़ रहा है बेटा 1, वो तो गलत होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो ये तो 21 है और ये 22 है, तो ये तो 1 ही बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 0.85 बढ़ रही है, 35 नहीं बढ़ रही, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। कम बढ़ता है लेकिन तब भी बढ़ रहा है, कम बढ़ता है लेकिन तब भी बढ़ रहा है। 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है बेटा कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज बाय 0.65। ठीक है, डी वाला अलग है इन जनरल, बिना डी के अलावा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो जाता है। चाहे तो आप ये वैल्यूज हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैंने लिख दी है क्योंकि डी का काम कम आता है, बाकी सबका आता है। चलो, समझ में आ गई? क्या समझ आया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। इन अ सोडियम एटम द स्क्रीनिंग इज ड्यू टू, देखो सोडियम एटम में स्क्रीन कौन करेगा, जो अंदर वाली शेल होगी वो सारी करेगी। तो अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी देख लेते हैं भैया। देखो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये आपका क्या है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब करेंगे स्क्रीनिंग, ये सब क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6, ये लो आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि सोडियम में स्क्रीनिंग किसकी वजह से होती है। तो जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे अंदर सारे करेंगे स्क्रीनिंग, तो अंदर वाले सारा लिख दिया, ये रहा। चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस पर, है ना। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, तो वो सिंपल सा है, आप खुद सोचो एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटम ऐसा होता है बेटा, एटम ऐसा ही होता है, स्फेरिकल। जब भी एटम के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, ये एक स्फीयर। स्फीयर एड समझ में आता है, और फिर रेडियस निकालनी है तो स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालोगे तो यही तो आर होगी। अगर आपको रेडियस निकालनी है किसी स्फीयर की तो सेंटर पॉइंट से लेके आउटर मोस्ट वाली पेरिफेरी तक जाओगे, उसकी डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा क्या, आर। लेकिन क्या एटम का आर इस तरह से निकालना पॉसिबल है क्या, एक एटम का आर इस तरह से निकालना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि पहली बात तो आपको सिंगल एटम मिलेगा नहीं, पहली बात तो आपको सिंगल एटम मिलेगा नहीं। खुदा ना खास्ता आपको किसी गैसियस स्टेट में एक सिंगल एटम मिल गया, बोले सर हम ले आए, क्या बोलोगे आप, हम ले आए एटम, अब बताओ। तो मैं बोलूंगा कि पहले जाके ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पढ़ ले यार। क्या बोलूंगा मैं, पहले जाके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ ले। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का कोई अता पता नहीं है, उसके जीवन में सब कुछ अनसर्टेन था, उसके जीवन में सब कुछ क्या था, अनसर्टेन था। उसने कहा हमको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहां है, हम नहीं बता सकते।
अब भैया इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते तो हम डिस्टेंस कैसे नापेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अता पता ही नहीं है। तो फिर जब एक पॉइंट आपको दे दूं और बोलूं कि इसको उस पॉइंट तक नाप के आ जा, तो आप बोलोगे किस पॉइंट तक, मैं बोलूंगा उस पॉइंट तक। वो बोलेगा अरे किस पॉइंट तक, बोले उस पॉइंट तक। वो बोलेगा दिख तो रहा ही नहीं है, तो मैं बोला वही तो मैं कह रहा हूं कि दिख तो रहा ही नहीं है, फिर नापेगा कैसे, दिख तो रहा ही नहीं है, फिर मेजर कैसे करेगा। अब मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एटम ले भी आए गलती से सिंगल, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता नहीं, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का अगर नहीं पता तो आप ये डिस्टेंस नाप ही नहीं सकते। मतलब किसी भी कंडीशन में एक सिंगल एटम की रेडियस को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एटम्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, बॉन्ड बना के रहते हैं, इसलिए उनकी कंबाइंड फॉर्म में और बॉन्डेड फॉर्म में ही रेडियस कैलकुलेट की जाती है। अब आप बोलोगे बॉन्डेड फॉर्म में रेडियस कैलकुलेट कैसे करें, तो बेटा बॉन्डेड फॉर्म में रेडियस ऐसे कैलकुलेट कर लो। मान लो ये दो एटम ऐसे हो गए, ठीक है, दो एटम ऐसे हो गए, तो दोनों का न्यूक्लियस तो तुमको दिख रहा होगा, दोनों का न्यूक्लियस तो तुमको दिख रहा होगा, ये पॉइंट तो दिख ही रहा है। इलेक्ट्रॉन के आते पते नहीं है, न्यूक्लियस के तो है बेटा, तो न्यूक्लियस तो दिख रहा होगा। अगर मैं इस दोनों की डिस्टेंस नाप लूं और इसको बोल दूं डी, इन दोनों के डिस्टेंस को क्या नाप लूं मैं, डी, और इसका नाम दे दिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका नाम क्या दे दिया बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर इसको मैं हाफ कर दूं, एग्जैक्ट हाफ कर दूं इसका, तो बताओ R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा क्या, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इससे एग्जैक्ट थोड़ी आएगी, आप बोलोगे कि सर इससे एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो भाई एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि एग्जैक्ट के लिए तो सिंगल एटम चाहिए, वो कहां से लाओगे। तो जो भी है वो इसी तरह से नापी जाएगी। अब वो चाहे एग्जैक्ट आए, एग्जैक्ट नहीं आए, या कैसी भी आए, लेकिन आएगी ऐसे ही, और रेडियस को ऐसे ही नापा जाता है, रेडियस को ऐसे ही नापा जाता है। उसके बाद जो आप बात करेंगे टाइप ऑफ रेडियस की, उसकी बात किसकी बात करेंगे हम, टाइप ऑफ रेडियस की। टाइप ऑफ रेडियस, अब जितने तरह के बॉन्ड होंगे उतनी तरह की रेडियस होगी, क्योंकि रेडियस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम सिंगल फॉर्म में। रेडियस ऑफ ए सिंगल एटम कैन नॉट बी मेजर, ऐसा लिख देता हूं यहां पे, रेडियस ऑफ सिंगल एटम कैन नॉट बी मेजर, it is measured in bonded state, बॉन्डेड फॉर्म या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में बोल दो, ठीक है। तो जब वो बॉन्ड बना लेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा, तब की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं एक ऐसा बॉन्ड जिसकी बात हम बाद में करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर बता देता हूं मैं मेटालिक बॉन्ड, फिर बना देता हूं मैं आपका वॉन्डरवॉल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका प्लस होगा, यहाँ पे D/2 होगा, यहाँ पे जो भी होगा इसको D बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस, और इसको क्या बोलेंगे, वॉन्डरवॉल रेडियस। आगे जाके सब सीखोगे बेटा। वॉन्डरवॉल फोर्स वीक फोर्स होता है, यानी दो एटम के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इनका जो D आएगा वो भी ज्यादा होगा, तो RV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DV अपॉन D, वॉन्डरवॉल अपॉन 2, यही हो जाएगा, ये RV हो जाएगा। इसका देखो मेटालिक में क्या होगा, थोड़ा पास होगा, मेटालिक में जो D होगा उसको अपन DM बोल लेते हैं, तो बताओ RM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DM अपॉन 2 हो जाएगा क्या, ये इसकी रेडियस हो गई। कोवेलेंट में थोड़ा सा मर्जिंग होती है, आगे जाके आप सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग में, मैं सिखाऊंगा आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जहां पे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इसीलिए मैंने इसको दोनों को ओवरलैप कर लिया, मर्ज कर लिया। मर्ज कर लिया इसका मतलब ये और पास आ गए, और पास आ गए तो इसको बोलते हैं DC बोल दिया, तो बताओ RC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये हो जाएगा आपका
ये वाली रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस क्या है बेसिकली, जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, डी क्या है आपका, डी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डिस्टेंस ये लो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा जो भी होगा वो कहलाएगा आपका क्या, रेडियस। ठीक है भाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। आगे बढ़े, एटॉमिक साइज की बात हो गई आपके। एटॉमिक साइज में आपने कितने तरह की टाइप देख ली, आपने देख लिया एक कोवेलेंट रेडियस देख ली, आपने दूसरी मेटालिक रेडियस देख ली, आपने थर्ड देख लिया वंडरवॉल रेडियस। एक और होती है आयनिक रेडियस, जिसको हम अलग से ही डिस्कस करने वाले हैं, अलग से ही हम इसकी आयनिक रेडियस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आप इसको नोट करिए जल्दी। हाँ भाई, चले आगे, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस वाला हमने देख लिया, कितने टाइप होते हैं आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं आते हैं आगे। मैंने कहा था एक रेडियस और बच रही है, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस नाम से पता है, आयंस की रेडियस। आयंस कितने तरह के होते हैं, तो सर कैटायन होता है, हमको पता है, मुझे भी पता है भाई, कैटायन होता है। तो कैटायनिक रेडियस देख लेते हैं। कैटायनिक रेडियस का मतलब क्या है कि जब एक कोई भी एलिमेंट है, वो मान लीजिए कोई m एलिमेंट है, और उससे आपने m प्लस बना दिया, उससे आपने क्या बना दिया, m प्लस बना दिया। मुझे बताओ, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बराबर है। इस पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तभी तो उसको कैटायन बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि खींचने वाले बढ़ गए, क्योंकि खींचने वाले बढ़ गए, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज जो है वो घट जाएगी। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज जो है वो घट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि कैटायनिक कैटायनिक रेडियस इज, कैटायनिक रेडियस इसके लिए लिख सकते हैं, कैटायनिक रेडियस CR इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट स्पीसीज, या एटम कर दो, एक ही बात है, हमेशा छोटी होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप यहां पे +2 करोगे तो और ज्यादा हो जाएंगे, यहां पर आप आगे जाके +3 करोगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बोला कि मैं अगर ये बोल सकता हूं क्या, कि अगर अगर मुझे साइज का ऑर्डर लिखना है तो बताओ, m से छोटा m प्लस कर दूं, फिर इधर से m2 प्लस कर दूं, और फिर इधर से क्या कर दूं, m3 प्लस कर दूं। यहां से यहां जब जा रहे हो, तो यहां से यहां जा रहे हो, तो जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ रहा है, तो साइज जो है वो घटती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो जुगाड़ क्या आ गया, जुगाड़ आ गया हमारे सामने, जुगाड़ आ गया कि हम अगर लिख दें, जुगाड़ लिख सकते हैं कि साइज जो है वो कैसी होगी, इसकी कैटायन की साइज किसकी होगी। चलिए जुगाड़ की बात हम बाद में करेंगे, पहले एनायन की साइज देखते थे। एनायन की साइज देख लेते, पहले कैटायन की साइज लिख दी, एक साथ बता दूंगा मैं। एनायन की साइज देख लेते हैं, एनायनिक साइज। एनायनिक साइज मतलब आपने कोई एक एलिमेंट लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसको बना दिया x-। यहां पर वही सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर थे, तभी इसको न्यूट्रल बोल दिया। यहां पर माइनस आ गया, इसका मतलब प्रोटॉन से ज्यादा कौन हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो जेड इफेक्टिव घट गया, तो साइज जो है वो बढ़ जाएगी, साइज जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या लिखोगे, एनायनिक साइज के लिए क्या लिखोगे कि एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट, पेरेंट एटम।
जो भी उसका पेरेंट एटम होगा उससे बड़ा ही साइज होगी। यानी कि आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, x x से ज्यादा बड़ा होगा x माइनस से ज्यादा x टू माइनस से ज्यादा x थ्री माइनस, इस तरह से। यहां से यहां जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव जो है वो घट रहा है। प्रोटॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ रहा है, सॉरी जेड इफेक्टिव घट रहा है। एक सेकेंड, तो साइज जो है वो बढ़ेगी, साइज इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा तरीका, इस तरह से आप सोच सकते हो। अब अगर आपको आयंस की साइज देखनी है, सपोज आपको, अब साइज की मैं बात कर लेता हूं आपको एग्जाम्पल कर लेते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई, आई प्लस, आई और आई माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैंने एक साथ उठा लिए केटायन और एनायन की स्पीसीज। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा, आई प्लस, आई और आई माइनस। आप खुद सोचो कि ये प्लस वाला है तो इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और ये जीरो वाला है तो इसमें जेड इफेक्टिव जो है वो इससे कम होगा, और माइनस वाला है तो जेड इफेक्टिव और कम होगा। यानी कि अगर आप इसमें बात करो तो प्रोटॉन ज्यादा है, यहां पर अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर है। यहां पे बात करोगे तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, यहां पे मैं वापस लिख देता हूं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। अब सीधी सीधी सी बात है, प्रोटॉन खींचने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन वो हैं जिनको खींचा जा रहा है, ठीक है। अगर खींचने वाले ज्यादा होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी साइज घटेगी। अगर खींचने वाले ज्यादा हैं, खींचने वाले ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज कम होगी। तो इसका मतलब है आई प्लस जो है वो सबसे छोटा होगा, आई उससे बड़ा होगा, और आई माइनस सबसे बड़ा होगा। अब जुगाड़ क्या निकल के आ गया, जुगाड़ निकल के आ गया वो देख लो। जुगाड़ निकल के आ गया बेटा कि साइज जो आए हैं आपकी, आयनिक साइज जो है, आयोनिक साइज is directly proportional to minus charge or inversely proportional to positive charge. ये इस तरह से आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां ले लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, साइज इन आइसो। अच्छा एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ये कर लिया, दूसरा और कर लो। चलो इसमें लिख दिया Mn+2, Mn+4, Mn+7। तो कौन सा ज्यादा छोटा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, प्लस वाला। उसके बाद लिख दिया आपने, मान लीजिए Pb+2, और उसके बाद लिख दिया Pb+4, तो ये ज्यादा छोटा होगा। ये तीसरा एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज देखो तो साइज घटा दो, एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तब की बात है ये। एक और चीज बचती है कि साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वो भी देख लेते हैं हम लोग। साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं है, जो अभी पढ़ा है वैसा ही कुछ है, चिंता ना करें, अभी जो पढ़ा है वैसा ही कुछ है बेटा। साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, एक सेकंड कलर बदलने तो, भूल जाता हूं यार मैं ये कलर वलर बदलना। चलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, उसको बोलेंगे अपन आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहां पर N3 माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने O2 माइनस लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे F माइनस लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर Na प्लस लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने Mg2 प्लस लिख दिया। अब जरा सोचते जाओ कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटॉन तो इसमें है कितने, 7, इसमें कितने होंगे, 8,
इसमें कितने होंगे 9, इसमें कितने होंगे 11 और इसमें कितने होंगे 12। प्रोटॉन का मतलब वही Z, प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा Z, तो वो तो एटॉमिक नंबर वगैरह है तो वो तो सेम रहेगा। अब आप 7 और 3 कितने हो गए 10, 8 और 2 कितने हो गए 10, 9 और 1 कितने हो गए 10, 11 में से 1 गया तो 10, 12 में से 2 गए तो 10, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, तभी तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला बेटा। तो सर अब इसमें साइज का ऑर्डर कैसे देखें, तो मुझे तो एक ही चीज बताओ, बिल्कुल देसी तरीके से समझाता हूं। ये कौन है खींचने वाले, ये कौन है जिनको खींचा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा खींचने वाले जहां होंगे, खींचने वाले ज्यादा और जिनको खींचा जा रहा है वो कम, तो बेटा साइज सबसे कम किसकी होगी, उसी केस में होगी जिसमें 12 लोग खींचने वाले हैं और 10 लोगों को खींचना है। यहां 12 लोग मिलके 10 को खींच रहे हैं, यहां 11 मिलके 10 को खींच रहे हैं, यहां 9 मिलके 10 को खींच रहे हैं, यहां 8 मिलके 10 को खींच रहे हैं, यहां 7 मिलके 10 को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, जहां पे 12 लोग 10 को खींच रहे होंगे। तो बताओ सबसे छोटी साइज किसकी होगी, तो सर जिसके ऊपर यहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है। तो जरा इधर से इधर जाने पर क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ रहा है, तो साइज जो है वो घटेगी। ठीक है, और तरीका है जुगाड़ का, निकाल लेते हैं। ये लो यहां पे भी जुगाड़, इसके लिए भी सेम आएगा, जुगाड़ जो है वो सेम आएगा। क्या आएगा कि साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक is directly proportional to negative charge and inversely proportional to positive charge। लो ये लो, इसके लिए भी जुगाड़ आ गया भैया। अब आपको कुछ नहीं करना है कि माइनस देखना है, वो सारे बड़े। अब जितना माइनस उतना बड़ा, जितना माइनस उतना बड़ा, प्लस वाला छोटा, जितना प्लस उतना छोटा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है बेटा। तो मतलब आपको ऑर्डर लिखना है तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर आ गया, ये लो ऑर्डर आ गया। साइज का ऑर्डर क्या लिखोगे, माइनस वाला बड़ा, प्लस वाला छोटा, जितना प्लस उतना छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, फिर माइनस वाला बड़ा, 2 माइनस वाला और बड़ा, 3 माइनस वाला और बड़ा। इस तरह से आप सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऑर्डर लिख सकते हो, बशर्ते कि आपको यह पता होना चाहिए कि यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। उसके लिए आपको चीजों को थोड़ा पहले ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर माइनस है तो एटॉमिक नंबर में ऐड कर दीजिएगा, और अगर प्लस है तो एटॉमिक नंबर में घटा दीजिएगा। ये तरीका होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करने का। तो इस तरह से खूब सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ऑर्डर आप जो है वो लिख सकते हो। सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल आइसो इलेक्ट्रॉनिक में यही स्पीसीज होती है, इसलिए मैंने आपके सामने यही लिख दी। इसके अलावा होने को और भी होती है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, जुगाड़ मैंने दे ही दिया है। अब कैसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए, आपका काम सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचानना है, उसके बाद आप सीधा ये जुगाड़ लगा दीजिएगा। प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। देखो ध्यान से पढ़ना सवाल को, गलती मत करना, चेक कर लेना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। ऐसा नहीं कि जीवन में जब कभी भी माइनस को देखो बड़ा कर दो, ऐसा मत कर देना कि सर माइनस ज्यादा दिख रहा है तो इसको बड़ा कर दें, गलती मत कर देना। आंसर डी मत बोल देना, पहले तो ये देखना क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। अरे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। आप खुद देखो सीजियम कहां आता है, 6th पीरियड में। सीजियम कहां आता है, 6th पीरियड में। अरे कोई 6th पीरियड में आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये फ्लोरीन 2nd पीरियड का है, ये 3rd पीरियड का है, और ये भी 2nd पीरियड का है। कहां 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, और कहां 6th पीरियड। 6th पीरियड के में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या उसकी साइज घट जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि सर हमने सागर में से एक लोटा निकाल दिया, सागर में पानी की कमी हो गई। सागर में से एक लोटा निकाल दिया है ना, पानी का एक लोटा निकाल दिया, सागर में पानी की कमी हो गई। ये कुछ ऐसी बात हो गई, ऐसा नहीं है बेटा। ये सीजियम बहुत बड़ा है, सीजियम की साइज 6th। आप कंपेयर किससे करो, ये देखो 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 2nd पीरियड। ये बेचारे छोटे छोटे ठेठ ऊपर और ये नीचे। अब ये नीचे है तो पहले से बड़ा है। अगर किसी बहुत बड़ी स्पीसीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो क्या वो इतना छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। उसके पास नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही सोचने वाला। एक और एग्जांपल देता हूं। ये घर हैं 2 कमरों के, है ना, इनको मान लो ए, बी और डी में। ऐसे सोचो कि ये ऐसे बड़े घर हैं, सिंपल छोटे छोटे घर हैं जिसमें 2-2 कमरे हैं। और सीजियम एक ऐसा बंगलो है जिसमें करीब से करीब नहीं तो 8 कमरे हैं। किसमें है, 8 रूम है, 8 रूम है। और आप 8 कमरों में से एक आदमी निकाल के बोल रहे हो कि घर छोटा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा बेटा।
ऐसा थोड़ी होगा। तो प्लस देखने का मतलब ये थोड़ी है कि छोटा लिख दोगे, लार्जेस्ट अभी भी यही रहेगा और आंसर यही होगा। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप कभी भी प्लस माइनस देख के डायरेक्ट गलती ना करो। इस सवाल का लेने का मेन रीजन ही यही था कि आप सीधा सीधा क्योंकि जुगाड़ में बह जाते हो और लिख जाते हो कि जितना माइनस उतना बड़ा, तो आप सबसे पहले आंसर टिक कर देते हो O2 माइनस। अरे भैया ये भी तो देखो कि सीजियम है कहाँ का, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है, हो ही नहीं सकते, बहुत गैप है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। अब ये तो हो गई बातें एटॉमिक साइज कितने तरह की होती है, एटॉमिक रेडियस कितने तरह की होती है, और वैसे मैं ये ट्रेंड बता चुका हूं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेटा कि ये लेफ्ट टू राइट है। ये कैसा मूव है? लेफ्ट टू राइट, मतलब इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, ये इन ए पीरियड है। यहां से यहां जाओगे तो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है, हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होगी? घटेगी। ये जनरल ट्रेंड है, ये जनरल ट्रेंड है। और इधर टॉप टू बॉटम में क्या होता है बेटा? टॉप टू बॉटम में किसका बोलते हैं? इसको इन ए ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है? एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी तो साइज हमेशा बढ़ेगी, साइज जो है वो हमेशा बढ़ेगी। ये जनरल ट्रेंड है, इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, डिपेंड करता है कोई और फैक्टर आ जाए। बाकी जनरल ट्रेंड का मतलब है कि ये चलना चाहिए, यही होना चाहिए। अब यहां पे इसी इसके ऑर्डर में कोई दिक्कत अगर आती है तो फिर वो एक्सेप्शन में जाएगा, फिर वो कहां जाएगा? एक्सेप्शन में जाएगा। वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पीरियोडिक टेबल में सिर्फ पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इन सब की साइज के ऑर्डर भी बता दूंगा, जो कि आपको पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके मिलेगी, है ना। पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके स्टार्टिंग, जैसे एस ब्लॉक की स्टार्टिंग होगी तो आप जाके देखिएगा एनसीईआरटी में कि एस ब्लॉक के स्टार्टिंग में उन्होंने फिर से बताया हुआ है साइज का ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये सारी चीजें उन्होंने प्रॉपर्टी फिर से डिस्कस करी है। हम लोग क्या करेंगे? ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। अब ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे तो हम वैसे ही उसको फिनिश कर लेंगे, यहीं पे खत्म कर लेंगे, वहां पर फिर फटाफट लिख देंगे क्योंकि चीजें हमारी यहां पर सीखी हुई होगी। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, जनरल ट्रेंड हमको समझ आ गया भैया, आगे आ जाते हैं और ब्लॉक वाइज साइज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक लिख लेते हैं, चलिए एस ब्लॉक लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। उसके बाद लिख देते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे इनकी इसको बोलते हैं बेटा एल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप है ये, और ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप है। ये ग्रुप नंबर लिखे हैं मैंने, नंबर नहीं है, ग्रुप नंबर है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। लिथियम से सोडियम आओगे, लिथियम से सोडियम आओगे तो भी साइज जो है वो इंक्रीज होगी। सोडियम से पोटेशियम आओगे तो भी होगी, पोटेशियम से रुबिडियम आओगे तब भी होगी, और सीजियम आओगे तब भी होगी। उसके बाद अगर आप बेरिलियम से मैग्नीशियम जाओगे तो भी साइज इंक्रीज होगी, है ना, जैसा कि टॉप टू बॉटम। तो मतलब टॉप टू बॉटम कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा, लेफ्ट टू राइट जो है वो जाने पर भी साइज जो है, लेफ्ट टू राइट जो है वो जाने पर भी साइज है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी, क्योंकि नॉर्मल रूल यही कहता है कि इनको बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। तो लेफ्ट टू राइट की अगर बात करोगे तो नो एक्सेप्शन, टॉप टू बॉटम की अगर बात करोगे तो नो एक्सेप्शन। तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है बेटा कि इन सबको एक साथ पूछ लिया जाता है, साइज ऑर्डर इन, साइज ऑर्डर ऑफ कंप्लीट एस ब्लॉक। फिर क्या दिक्कत आती है? ये देखो लिथियम, ये यहां पर आ जाएगा क्या? यहाँ पे, अच्छा इसको लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट में, क्या लिख देंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल एईएम। एईएम का मतलब क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन एल्कली मेटल। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम ये रही, प्रॉब्लम कुछ नहीं बेटा, लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम, ये रुबिडियम और ये सीजियम। उसके बाद आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक्चुअली ये बहुत गिने चुने एलिमेंट्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज खूब सारी मैच करती है आपस में, इसलिए कभी भी इनकी साइज का ऑर्डर जो है वो एक साथ पूछ लिया जाता है। एक साथ का मतलब है कि इनको एक साथ ही कंपेयर करवा लिया जाता है, मतलब इधर से भी दे देगा इधर से भी दे देगा। तो उस केस में हमने देखा डेटा, और डेटा देख के एक ट्रिक बना ली। पहले लिख दो इस तरह से ई, और उसके बाद जाओगे तो ये एन बना देना, यानी कि ये सबसे छोटा हो गया, ये मिनिमम लिख रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। आपको इस ऑर्डर को देखते हुए, आपको इस ऑर्डर को देखते हुए, है ना, ऑर्डर को देखते हुए आपको पूरा ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर लिखना है घर पे, ये आपका होमवर्क है। बेरिलियम सबसे छोटा, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, फिर रुबिडियम, देन सीजियम, सीजियम सबसे मैक्सिमम साइज होगी। ये तब जब एंटायर एस ब्लॉक, कंप्लीट एस ब्लॉक का कंपैरिजन पूछ ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिथियम से बड़ा सोडियम नहीं है। आप एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर चलोगे तो कहानी वही है जो होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन एक साथ एंटायर एस ब्लॉक का पूछ ले तब क्या करोगे? तो फिर भैया उसका हमने डेटा देखा और एक ट्रिक बनाई, और पूछे जाते हैं ऐसे सवाल क्योंकि ये गिने चुने एलिमेंट से, बेटा देख लो, आप खुद ही देख लो, है ना। 10 टोटल एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर एक साथ पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉक होता तो शायद ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं आता, बट इतना तो चलता है। तो एस ब्लॉक के अंदर कभी भी एक साथ साइज पूछी जाती है, दोनों ग्रुप को मिला के दे दिया जाता है, मिक्स करके एलिमेंट दे दिए जाते हैं, वहां पे हमको दिक्कत आती है। अब नहीं आएगी बिकॉज मैंने आपके सामने ट्रिक लिख दी है। ठीक है भाई, चलिए ये सेम ट्रिक जो है लिख देता हूं। सिमिलर ट्रिक कैन बी अप्लाइड फॉर देयर रेस्पेक्टिव आयंस। सिमिलर ट्रिक कैन बी applied for their respective ions। आयंस रेस्पेक्टिव कौन से होंगे? ये सारे +1 में होते हैं बेटा, और ये सारे +2 में होते हैं, तो इसलिए लिख दिया रेस्पेक्टिव आयंस विथ वन एक्सेप्शन, विथ वन एक्सेप्शन, एंड दैट इज कौन सा है? यहां देखो लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है, लेकिन इस केस में लिथियम जो है वो बड़ा हो जाएगा और Mg2+ जो है वो छोटा हो जाएगा। और कहा जाता है कि ये ज्यादा अंतर भी नहीं होता, ये लगभग बराबर होते हैं। इसका बताया जाता है करीब 72 पिकोमीटर और इसका बताया जाता है करीब 76 पिकोमीटर। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, छोटा है तो ये 72 पिकोमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 76, या कुछ किताबें 74 भी लिख देती है ना। आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही डेटा है। डेटा याद नहीं करना है। एक एक्सेप्शन है कि साइज में ऑर्डर आप जब इस तरह का आयंस के लिए आप ये वाली ट्रिक जब लगाओगे ई और एन, तो बेटा एक चेंज कर लेना, बस लिथियम और मैग्नीशियम को अल्टा पल्टी कर लेना, क्योंकि जब ये आयन नहीं है तो लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है, ठीक है, लेकिन जब आयंस बन जाएंगे तो मैग्नीशियम थोड़ा छोटा हो जाएगा, लगभग बराबर बोल देते हैं इसको। इसका रीजन वगैरह क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होती है ना। मैं यहाँ पर वो सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो जब हम एस ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे तो उसी में हम डिस्कस करेंगे। ये डायगोनल रिलेशनशिप होती है, एस ब्लॉक में क्लियरली वापस आएगा। डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। इसका रीजन होता है कि Mg का +2 और लिथियम का +1 लगभग बराबर हो जाते हैं, इनके चार्ज की डेंसिटी लगभग बराबर हो जाती है, इसलिए इनकी साइज, आयनिक साइज जो है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल फाई बोलते हैं। ये सब मैं नाम ले रहा हूं बट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इस लेवल पर आके इतना काफी है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं हम, ब्लॉक वगैरह स्टडी करेंगे तो फिर और देखेंगे। ये आपका एस ब्लॉक खत्म हो गया। आगे चलते हैं, पी ब्लॉक पे आते हैं, और पी ब्लॉक में हम देखते हैं सबसे पहले कि पी ब्लॉक में सबसे बढ़िया तरीका है लेफ्ट टू राइट नो एक्सेप्शन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नो एक्सेप्शन। अब नो एक्सेप्शन लिख दिया, इसका मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइज जो है वो घटेगी। नो एक्सेप्शन का मतलब साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, जनरल ट्रेंड में पड़ा है। नो एक्सेप्शन है मतलब डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? टॉप टू बॉटम में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो देख लेते हैं। ये रहा, मैंने ग्रुप 13th लिख दिया, ये 14th लिख दिया, 15th, 16th, 17th,
और ये 18th भी लिख दो। चलो, यहां लिख दिया आपने कार्बन, यहां लिख दिया नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और ये आएगा आपके फ्लोरीन के बाद नियोन आ जाएगा। यहां आपने लिखा बोरोन, फिर आ गया आपका एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा आपका गैलियम, और फिर आएगा आपका इंडियम, और उसके बाद आएगा थेलियम। अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है कि यहां से यहां तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। इधर से इधर नो एक्सेप्शन। तो खुश हो जाओ कि अगर आपको 14th का पूछे, 15th का पूछे, 16th का पूछे, 17th का पूछे, 18th का पूछे, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब नो एक्सेप्शन है। लेकिन यहां पे दिक्कत है, और यहां दिक्कत क्या है वही तो हमको सीखनी है। यहां दिक्कत है बेटा कि बोरोन से जब एल्यूमिनियम पे गए तो नॉर्मली साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ गई। एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे तब भी साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन काम उल्टा हो गया, घट गई। सर ऐसा क्यों हो गया? वही तो सिखाएंगे, वही तो सिखाएंगे। गैलियम से इंडियम आए तो साइज बढ़ गई, इंडियम से थेलियम आए तो साइज फिर से बढ़ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर बात करने के लिए हमको आगे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक अभी सिर्फ रीजन लिख रहा हूं, अभी सिर्फ रीजन लिख रहा हूं। रीजन को समझाने के लिए अपन अगली स्लाइड पर चलेंगे। अभी सिर्फ रीजन लिख रहा हूं कि ये चेंजेस क्यों हुआ, ये वाला चेंजेस क्यों हुआ। तो लिख रहा हूं ड्यू टू पुअर शील्डिंग, पुअर सिग्मा लिख सकता हूं, पुअर सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्ट्रैक्शन occurs in gallium, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन गैलियम, साइज कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन गैलियम। अब इसको बोल दिया हमने क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ के घटने लगा, और इतना घट गया कि ऊपर वाले से भी छोटा हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसकी साइज घट गई। आ जाओ आगे सीख लेते हैं कि ये क्यों हुआ। तो बेटा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, चलिए यही समझने के लिए अपन आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। ये लिखा हुआ है आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि फ्रॉम, लिख रहा हूं फिर समझा भी दूंगा, फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन into and electrons enters into 3D subshell which have poor shielding यानी कि सिग्मा कम हो जाएगा, पुअर शील्डिंग, hence Z effective increase and size contraction occurs। ठीक है, तो गैलियम से पहले, अब आपको समझा रहा हूं, समझ लेना बात को कि ये क्या कहानी है। कि बोरोन से पहले एल्यूमिनियम, फिर यहां पे आ गया गैलियम, फिर इंडियम, फिर यहां पे थेलियम। अब देखना जरा कि यहां से यहां आए तो साइज बढ़ी, लेकिन यहां से यहां गए तो साइज घट गई। इसका रीजन है कि यहां पे ये होता है बेटा 31, ये होता है बेटा कितना? 13। 31 से पहले इधर आएगा कौन? जिंक, और ये कितना होगा? 30। और यहां कितना शुरू हुआ होगा? ये स्कैंडियम से शुरू हुआ था 21 से। तो इस रास्ते में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 3D सबशेल।
ठीक है। अब इसका साइज का कॉन्ट्रैक्शन जो भी होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ, गैलियम की साइज क्यों घट गई, क्योंकि गैलियम में डी के इलेक्ट्रॉन आ गए। किसके इलेक्ट्रॉन आ गए, डी के इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे अगर आप गैलियम की बात करोगे तो गैलियम होता है बेटा कौन से पीरियड का, देखो ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। तो इसका मतलब है गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वो कैसा होगा बेटा, वो होगा आपका थर्ड वाली आर्गन भर दो, फिर उसके बाद क्या लिख दो, 4s2 लिख दो, उसके बाद 3d10 लिख दो, और उसके बाद 4p1 लिख दो। ये गैलियम का आप काउंट कर लीजिए, 18 और 13 कितने होते हैं, तो हो जाएगा आपका, है ना, 31 हो गया बेटा। ये अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर है, ये पुअर शील्डिंग है बेटा इनकी। इनकी क्या है, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग है, सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाएगा। हर तरीके से मैंने समझा दिया है, तो साइज जो है वो घट जाएगी। तो ये ऑर्डर चेंज होने का कारण क्या था बेटा, ये ऑर्डर चेंज होने का कारण है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ऑर्डर चेंज होने का कारण क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मैंने यहाँ पर चाहे थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर लिया, दोनों तरह से एक्सप्लेन कर लिया, और इस तरह से आपको ये चीजें समझा के भी बता दिया कि कैसे क्या होता है। आप आई थिंक आपको मैं विजुलाइज करवा पाया होगा कि 21 से 30 जो है वो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 3d10 से 3d, ये अगर बात करें तो ये 3d1 होता है, और ये बात करें तो ये 3d10 होता है। तो मतलब यहां से यहां तक आ रहे हो तो 10 इलेक्ट्रॉन डी के भरते जा रहे हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन डी के भरते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं जो नालायक हैं, जिनकी शील्डिंग जो है वो पुअर है, जिनकी शील्डिंग जो है वो पुअर है, इस वजह से वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे। और जब जब भी अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मूला याद करो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा होता था। तो सिग्मा की वैल्यू जब जब भी घटेगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पर सिग्मा की वैल्यू घट रही है बिकॉज इनकी शील्डिंग जो है वो पुअर है, क्योंकि ये डी के इलेक्ट्रॉन्स है। और हमने शील्डिंग के ऑर्डर में पहले से देख रहे हैं कि शील्डिंग का ऑर्डर हमने पहले से देखा हुआ है कि वो शील्डिंग जो है वो उनकी पुअर ही रहेगी, डी की और एफ की। चलिए ठीक है बेटा। अब ब्लॉक वाइज में हमने पी ब्लॉक कवर कर लिया है। अब हमारा सिर्फ साइज में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बच रहा है बेटा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है भाई। कुछ सवाल करवा देता हूं मैं, जो आज हो सकते हैं वो सवाल मैं आज करवा देता हूं, उसके बाद हम बाकी के चीजें, चलिए ये सवाल आज कर लेते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ फर्स्ट मेंबर इन अ पीरियड इज ड्यू टू, एक पीरियड यहां से स्टार्ट होता है बेटा, यहां से पीरियड के अंदर जब आप बढ़ते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप बढ़ते हो, तो एन जो है वो कांस्टेंट होता है। एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड तो बढ़ता ही है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। तो क्या नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। एक पीरियड में शेल तो सेम रहता है बेटा, शेल सेम रहता है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं। आप ये देखो लेफ्ट वाले में इधर से जाओगे, आप खुद सोचो, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो जेड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, यानी सिग्मा भी बढ़ेगा। लेकिन जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा बढ़ता है, तभी तो साइज घटती है, तभी तो साइज घटती है। क्योंकि हमने बताया था 1 माइनस 0.35, 0.65 बढ़ता है ये वाला। तो सिग्मा भी बढ़ता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिग्मा जो है इधर वाले में सबसे कम होगा, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं तो सिग्मा भी उधर बढ़ेगा। लेकिन फर्क क्या है कि जेड इफेक्टिव मिनिमम यहां है, ये रहा मिनिमम। जेड इफेक्टिव सबसे इधर वाले में होगा। आप देख लेना, लिथियम की वैल्यू देख लेना, और लिथियम की वैल्यू जो है वो आएगी आपके करीब 1.30 के करीब जेड इफेक्टिव आएगा। और 1.30 से इधर इधर जाते जाओगे तो 0.65 आप ऐड करते जाना। तो इसका मतलब है सबसे कम जेड इफेक्टिव इसका है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट पे सबसे कम अट्रैक्शन लग रहा है, इस वजह से इसकी साइज सबसे बड़ी है। जेड मत बोल देना, जेड अलग चीज होती है, जेड इफेक्टिव अलग चीज होती है ना। जेड तो बढ़ रहा है, जेड तो बढ़ ही रहा है बेटा, जेड तो बढ़ ही रहा है। इधर इधर कम क्या है, तो इधर जेड इफेक्टिव कम रह गया। इफेक्टिव जब बढ़ेगा तब साइज जो है वो घटेगी, क्योंकि वो होता है नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देख लेते हैं एक और सवाल, ये वाला देख लेते हैं। अभी बताया था ये इस तरह का ऑर्डर था कुछ, है ना, क्योंकि सारे मैंने कहा था ना एस ब्लॉक के इस तरह से पूछे जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, इस तरह से वाली याद रखनी है बेटा। ये क्या था, बेरिलियम था, यहाँ पे क्या आया था, मैग्नीशियम आया था, यहाँ पे लिथियम आया था, यहाँ पे सोडियम आया था, यहाँ पे
कैल्शियम आया था, यहाँ पोटेशियम आया था, यहाँ रुबिडियम आया था, और यहाँ पे एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ पे सीजियम आया था। अब देखो जरा, ठीक है, और यहाँ पे रुबिडियम आया था। अगर ये ट्रिक समझ आ गई है तो अब निकाल लो, निकाल लो, आ जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। सबसे छोटा कौन होगा? अब इनमें देख के तो सबसे छोटा बेटा मैग्नीशियम ही होगा, इंक्रीजिंग लिख रहा है ना, इंक्रीजिंग। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? सोडियम आएगा। सोडियम के बाद कौन आएगा? अब क्योंकि कैल्शियम और इधर वाले कोई है ही नहीं तो फिर पहले पोटेशियम ही आएगा, फिर रुबिडियम आएगा। तो आंसर हो गया आपका 3। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड आंसर हो गया। ठीक है भाई, बाकी के कुछ सवाल भी हैं लेकिन वो डी ब्लॉक वाले में करेंगे, इसलिए हम लोग बाद में इसको देख लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज की थोड़ी बहुत बात करेंगे, जो हमारा बच गया है, छोटा सा बचा है, ज्यादा हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में साइज की ज्यादा बात करेंगे नहीं, चिंता ना करें, है ना, क्योंकि जिगजैग वेरिएशन होता है। और बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।